Hello people, welcome back to the channel and this is Dr. Chandler from Dr. Chandler Dental Studio और आप देख रहे हैं The Wisdom Talk. We are doing 365 days challenge जिसमें हम हर दिन एक नया वीडियो लेके आते हैं आप सबके लिए on oral health education. Topic of the day is assess cavity preparation. इस टॉपिक पे हम ऑलरेडी एक लाइव वीडियो जिसमें हम एक एक्सट्रैक्टेड टूथ पे आपको डेमो दे रहे हैं वो हम बना चुके हैं और उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे मैंने टैग कर दिया है। ये ऊपर जो आ रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ से आप डेमो देखना चाहें तो वहाँ से देखिए, लेकिन जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो हम आज आपको इस वीडियो में देने वाले हैं थ्रू अ प्रेजेंटेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको सबको ये बता दूँ दैट वी आर डूइंग 365 डेज चैलेंज जिसमें हम हर दिन बनाते हैं एक नया वीडियो ऑन ओरल हेल्थ एजुकेशन। साथ ही में इन लॉकडाउन के दिनों में वी आर प्रोवाइडिंग फ्री डेंटल कंसल्टेशन। उसके लिए अगर आपके दांतों में या आपकी फैमिली में किसी को भी दांतों के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और हम ट्राई करेंगे आपकी हेल्प करने की पूरी तरह से। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ। असेस कैविटी क्या होती है? तो असेस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट important phase of root canal treatment. A well-designed assess preparation is essential for good endodontic result. तो assess cavity जो है preparation सबसे important part है root canal का। कितना important part है? इतना important कि अगर पिरामिड में हम अरेंज करें तो assess cavity बेस है, सबसे बड़ा और important part है। अगर ये सही तरीके से नहीं होगा तो हमारी root canal सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद असेस कैविटी करने से पहले हम टूथ स्ट्रक्चर को जान लें। तो सबसे पहले दिस इज आवर कोरोनल पल्प, दिस इज आवर रेडिकुलर पल्प, दिस इज पल्प हॉर्न्स, ये आपको दिख रहे हैं। यंग टूथ में ये थोड़ी और ऊपर होते हैं। ये पल्प आ गया हमारा, ये पल्प चैम्बर है पूरा हमारा। उसके बाद ये लेटरल है, ये कैनाल रूट है, कैनाल अपाइकल फोरामन है, एसेसरी कैनाल्स जो होती हैं हमारी, ये देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ असेस कैविटी, तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हमें स्ट्रेट लाइन एक्सेस होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन एक्सेस टू द अपाइकल फोरामन और टू द इनिशियल कर्वेचर ऑफ द कैनाल। तो यहाँ पे ये कर्व्ड है, एटलीस्ट हमें जो स्ट्रेट लाइन एक्सेस उस कर्व तक तो होना ही चाहिए। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एक्सेस पूरा होना चाहिए। ये तो देखें स्ट्रेट लाइन एक्सेस है पूरा। यहाँ पे हमें फाइल को बेंड नहीं करना पड़ रहा। टू लोकेट ऑल रूट कैनाल ऑरिफिस, या एग्जैक्टली सारे ऑरिफिस को लोकेट करना ज़रूरी है। टू कंजर्व साउंड टूथ स्ट्रक्चर, तो जो साउंड टूथ स्ट्रक्चर है उसको बचाना है, जो केरियस है उसे रिमूव करना है, लेकिन जो साउंड है उसको डैमेज नहीं करना है। प्रिंसिपल ऑफ असेस कैविटी प्रिपरेशन, फर्स्ट इज आउटलाइन फॉर्म, कन्वीनियंस फॉर्म, रिमूवल ऑफ रिमेनिंग केरियस डेंटिन एंड डिफेक्टिव रेस्टोरेशन, टॉयलेट ऑफ द कैविटी। तो ये चार मेन प्रिंसिपल हैं, हमें इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला है आउटलाइन फॉर्म। तो आउटलाइन फॉर्म है क्या? Established by mechanical projecting the internal anatomy of the external surface। तो अगर हम इंटरनल एनाटमी जो है उसको एक्सटर्नल सरफेस पे जो प्रोजेक्ट होती है उससे हम कहते हैं आउटलाइन फॉर्म। थ्री फैक्टर रेगुलेटिंग द आउटलाइन फॉर्म आर, फर्स्ट है साइज ऑफ अ पल्प चैम्बर। तो पल्प चैम्बर यंग पेशेंट में बड़ा होता है, एडल्ट पेशेंट में, ओल्ड पेशेंट में स्मॉल होता है। उसके बाद शेप ऑफ द पल्प चैम्बर, इंटीरियर में मोस्टली ट्रायंगुलर होता है इंटीरियर टूथ में। अब प्री मोलर्स की बात करें तो ओवल हो रहा है, मोलर्स की बात करेंगे तो ओवॉइड होगा, ट्रायंगुलर होगा। नंबर एंड डायरेक्शन ऑफ रूट कैनाल्स, तो रूट कैनाल्स की कितने नंबर हैं? जैसे लोअर मोलर में 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, अपर प्री मोलर में 2 होती हैं, लोअर प्री मोलर में 1 होती है। उस तरह नंबर एंड डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन क्या है ये मैटर करता है। जैसे ये प्री मोलर है इसमें आपको 2 दिख रही हैं, ये हमारा अपर मोलर है इसमें आपको 3 दिख रही हैं। कन्वीनियंस फॉर्म, कन्वीनियंस फॉर्म होता क्या है पहले हम ये देख लें। इट इज़ अ फॉर्म गिवन टू द असेस कैविटी टू इम्प्रूव विजिबिलिटी, ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑब्चुलेशन ऑफ द रूट कैनाल बाय प्रोवाइडिंग a स्ट्रेट लाइन एक्सेस फ्रॉम occlusal surface to the apical foramen। तो कन्वीनियंस फॉर्म एज द नेम सजेस्ट कि इट इज आर जो हमारा असेस कैविटी हो वो कन्वीनियंट हो हमारे लिए, कि हम उसको डीएमपी भी कर पाएँ, ऑब्चुलेट भी कर पाएँ, देख भी पाएँ, तो हमारा काम इजी हो जाए। तो इसलिए वो कन्वीनियंट फॉर्म बनाना ज़रूरी है। लेकिन आजकल कुछ स्टडीज़ आई हैं जिनमें कहा जाता है कि हम
हेल्दी टूथ स्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व करें। तो अगर आपको थोड़ा बहुत टिल्ट करना भी पड़ता है अगर आप कंफर्टेबल हैं उसमें, लेकिन आप इनिशियली कंफर्टेबल नहीं होंगे तो इनिशियली आपको कन्वीनियंस फॉर्म बनाना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी 100-200 केसेस कर चुके हैं, आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, देन यू कैन हेल्दी टूथ स्ट्रक्चर को बचाने के लिए आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं इसके? अनऑब्स्ट्रक्टेड एक्सेस टू द ओरिफिस, एग्जैक्टली, डायरेक्ट एक्सेस टू द बाइकल फोरामिना, complete authority of the instrument, expansion to accommodate filling techniques। तो ये सब फ़ायदे हैं अगर आपका कन्वीनियंट फॉर्म अच्छा बना है तो। ये देखिए, अब यहाँ पे हमारी जो फाइल है, ये जीपी है, वो टेढ़ा हो गया जा रहा है। यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक्सेस है, दोनों ही सही है, गलत कोई भी नहीं है, लेकिन ये इस यहाँ पे काम करना इजी होगा, यहाँ पे थोड़ा टफ होगा। इनिशियली आपको ऐसा ही करना चाहिए, बट इसमें फ़र्क ये है कि दिस वन जो है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एक्सेस है, यहाँ पे हमने काफ़ी डेंटिन लॉस हुआ होगा यहाँ पे, ऑल्दो यहाँ पे हमने ये वाला टूथ स्ट्रक्चर सेव कर लिया। तो ये आपकी अपनी जजमेंट है कि आप क्या करना चाहते हैं। अब ये प्री मोलर है, इसकी 2 रूट्स हैं, हमने इसका ऑरिफिस ऐसा है और एक्सेस कैविटी इसकी प्रॉपर्ली की गई है। ये अपर मोलर है, आप देख सकते हैं, और ये लोअर मोलर है। Removal of remaining caries and dentine and defective restorations. Reasons of removing caries and defective restorations: first, elimination of bacteria; second, elimination of discolored tooth structure; third, elimination of the possibility of coronal leakage। तीनों ही सिंपल है, आपको पढ़ के ही समझ आ गया होगा। Quality of the cavity: all caries, calcified debris, necrotic material should be removed by irrigation from the pulp chamber before radicular preparation is begun to avoid obstruction of the root canal। तो कोई भी डेब्रिस है उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है थ्रू इरिगेशन। तो इरिगेशन करना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल सलाइन से आप कर सकते हैं, हाइपो यूज़ कर सकते हैं। तो इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप रूट कैनाल कर रहे हैं तो। इंस्ट्रूमेंट हम कौन कौन से यूज़ करते हैं? लो स्पीड कॉन्ट्राएंगल हैंड पीस है, हाई स्पीड कॉन्ट्राएंगल हैंड पीस है, यही मोस्टली यूज़ होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स में और आते हैं DG16 एंडोडोंटिक एक्सप्लोरर है, राउंड बर्स है, नंबर 234 है, सेव एंड टेपर है, टेपर स्टोन विद राउंड एंड, एंडोजी बर, ट्रांसमेंटल बर। तो ये कुछ बर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं एक प्रॉपर एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन में। एंडोक्सेस बर ये नई चीज़ है, ये एक ही बर से आपका काम हो जाता है। नीचे ये राउंड बर होता है और ऊपर से ये टेपर्ड होता है, तो एक ही बर से आपका काम हो जाता है। अल्ट्रासोनिक यूज़ कर सकते हैं, अब आजकल काफ़ी कॉमन है। और ये अगर पल्प स्टोन्स हैं उनको रिमूव करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। मोरोवर एक और मेथड है जो कुछ लोग पूछते हैं मुझसे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम एक्सेस कैविटी के अंदर पहुंच गए हैं और हम परकेशन को मतलब परफोरेट नहीं कर रहे हैं, ऐसे कैसे पता चलेगा? तो अगर हम बर पे ये मार्कर डाल दें और इसको हम मेजरमेंट ले लें एक्सरे पे कि ये 7 mm सपोज़, तो हम जब हम जाएंगे दांत के अंदर तो हम साथ वहाँ तक ही जाएं, उससे नीचे जाए ना, तो एक सेफ्टी हो गया हमारे लिए। इनिशियली हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं एक प्रॉपर एक्सेस कैविटी के लिए, जहाँ अगर हमें डर लगता है कि हम परफोरेट कर देंगे तो। उसके बाद कुछ और मेथड्स है, जैसे सर्जिकल ऑपरेटिंग, माइक्रोस्कोप है, लूप्स है। इनके बिना भी रूट कैनाल हो जाती है, लेकिन ये हो तो थोड़ा ईजी हो जाता है। लूप्स आजकल काफ़ी कॉमन है। उसके बाद बात करने वाले हैं हम एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन इन इंटीरियर टूथ। एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन इन इंटीरियर outlet form of central and lateral incisor are triangular with the base of the triangle towards the incisal edge and the apex towards the cingulum। तो इसका जो बेस है ट्रायंगल का, ये टूवर्ड्स द इंसाइजल एज होता है। ये उल्टा ट्रायंगुलर शेप का आउटलाइन फॉर्म होता है इंटीरियर टूथ में। स्टेप आप देख ही रहे हैं, ये टूथ है और अब इसको एक्सेस कैविटी करनी है। तो पहला है entrance is gained through the middle third of the palatal surface। Initial entrance is prepared with the round bur at a high speed operated at a right angle to the long axis of the tooth। Only enamel is penetrated। तो इस पहले स्टेप में हमने अंदर नहीं जाना है, सिर्फ इनेमल को पेनिट्रेट करना है, डेंटिन तक पहुंचना है बस। उसके बाद हमने 45 डिग्री एंगल का टिल्ट देना है, उसको सीधा पल्प कैविटी के अंदर एंटर करना है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, ये 45 डिग्री एंगल पे हम यहाँ से अंदर पहुँच गए। उसके बाद हमने डी रूफिंग करनी है। जो एरिया दिख रहा है आपको ये वाला, इसको हमें रिमूव करना है ताकि हमें स्ट्रेट लाइन एक्सेस मिले। यहाँ पे हमें टेढ़ा जा रहा है, फिर हम सीधा जाएंगे, स्ट्रेट लाइन एक्सेस करेंगे। तो ये जो है मूवेबल ऑफ द पल्प चैम्बर, जो पल्प चैम्बर के ऊपर जो रूफ है
उसको हमने रिमूव कर देना है। रिमूवल ऑफ द लिंगुअल शोल्डर, तो ये शोल्डर है बोथ साइड, लिंगुअल शोल्डर जो है उसको हमने रिमूव करना है ताकि मेरा एक्सेस है जो स्ट्रेट लाइन हो। इन कैनाइन द आउटलाइन इज दिस शेप, ओवल शेप। देन कुछ एरर हैं जो कॉमनली हो जाते हैं। Gorging of the labial wall caused by failure to recognize the 29-degree lingual axial angulation of the tooth. Gorging of the distal wall caused by the failure to recognize the 16-degree mesial axial inclination to the tooth. तो फेलियर तभी होगा अगर हम ओवरकट कर रहे हैं या हम जोर लगा रहे हैं। अगर हम टूथ की एनाटॉमी को जानते हैं तो हम उसी शेप में अंदर जाएंगे, हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे। परफोरेशन, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं, स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं, इवन जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी डरते हैं कि परफो ना हो जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि परफोरेशन इतनी ईजिली नहीं होती है। अगर आपको रूट कैनाल एनाटॉमी मालूम है, आपने आप पे कॉन्फिडेंस है, तो परफोरेशन नहीं होगा। देन मिस्ड कैनाल, ये बहुत कॉमन है और लोग ढूंढते भी नहीं है। एक मिलती है तो एक ही भर के भेज देते हैं और काफ़ी केसेस आते हैं मेरे पास ऐसे जहाँ पे लोअर मोलर्स में सिर्फ 2 को फिल किया होता है, 2 को छोड़ दिया होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्कलरेशन, तो डिस्कलरेशन जो है वो भी एक है कि हम जो डिस्कलर्ड मटेरियल है, जो पल्प डेब्रिस है, उसको रिमूव नहीं करते हैं। उसके बाद लेज फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन एट द पाइकल डिस्टल कर्व कॉज्ड बाय यूजिंग एन अनकर्व्ड इंस्ट्रूमेंट टू लार्ज फॉर द कैनाल, द कैविटी इज एडिक्वेट। तो अगर हमारी फाइल जो है, हम फाइल को ऑर्डर में यूज़ ना करें, पहली बात। दूसरी बात, अगर कर्व है हमारी रूट कैनाल में अगर कर्व है तो हम इंस्ट्रूमेंट को पहले थोड़ा प्री कर्व करके फिर यूज़ करें ताकि वो लेज ना बनाए। उसके बाद प्रीमोलर्स, अगर अपर की बात करें तो 2 कैनाल्स होती हैं और वो ओवल शेप होता है और लोअर में ओवॉइड शेप होता है। मैक्सिलरी प्रीमोलर्स, देखिए buccal canal is located under the buccal cusp and palatal canal is located at the base of the palatal cusp। तो जो cusp है उसी के नीचे मोस्टली हमें कैनाल मिल जाती है। Initial preparation is made parallel to the long axis of the tooth in the exact center of the central groove। Central groove का जो exact center है वहाँ से हमने अपना initial preparation start करना है। Second, a round burr is used to open into the pulp chamber. The burr will be felt to drop when the pulp chamber is reached। तो हम सेंटर में जाएंगे और जैसे हम थोड़ा डेंटिन को क्रॉस करेंगे तो हमें एक ड्रॉप फील होगा, वहाँ पे हमने रुक जाना है। जैसे कि हमें यहाँ पे एक ड्रॉप फील होगा, जब हम इस लाइन यहाँ से हम अंदर पहुँचेंगे तो ड्रॉप फील होगा, वहीं हमें रुक जाना है। उसके बाद हमने साइड जो है वो रिमूव करनी है, डी रूफिंग करना स्टार्ट कर देनी है विद राउंड बर, स्मॉल राउंड बर। एंडोडोंटिक एक्सप्लोरर यूज टू लोकेट ऑरिफिस। एंडोडोंटिक एक्सप्लोरर यूज़ कर सकते हैं, 6, 8 या 10 नंबर फाइल्स यूज़ कर सकते हैं, के फाइल। राउंड बर इज यूज टू डी रूफ द पल्प चैम्बर। तो पल्प चैम्बर को अंदर डाल के, जहाँ से हमने डाला था उसको अंदर और हमें फील हुआ था ड्रॉप, उसके बाद हम उसको साइड ले जाके ये जो रूफ बची है हमारे पल्प चैम्बर की, इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पूरी तरह रिमूव हो गया। फिनिशिंग एंड फ्लेयरिंग ऑफ द कैविटी वॉल, तो उसको फिनिश करके फ्लेयर कर लेंगे, उसको खोल लेंगे थोड़ा ताकि हमें एक्सेस कैविटी है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक्सेस मिल जाए। अपर है, ये लोअर है, ये अपर प्रीमोलर है एंड दिस इज लोअर प्रीमोलर। एरर, दिस इज अंडर एक्सटेंडेड एक्सेस कैविटी, ऑल्दो इट विल वर्क। ये होगी तो ये चलेगा। वैसे अगर आप इनिशियल हैं, नए हैं प्रैक्टिस में, तो आप थोड़ा और इसको खोल सकते हैं ताकि आपको इजी हो देखने में और फिल करने में। आपके इंस्ट्रूमेंट अंदर आराम से जाएगा, आपको ऑक्सीजन करने में इजी होगी, बीएमपी करने में इजी होगी। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हो चुके हैं और आपने बहुत सारे केसेस किए हैं तो इसमें भी आप अपना काम चला लेंगे। वेयर एज दिस शुड नॉट बी डन। यहाँ पे हमने काफ़ी साउंड स्ट्रक्चर टूथ लॉस कर दिए, हमें इसको सिर्फ यहाँ तक ही खोलना चाहिए था, हमने इसको काफ़ी ज़्यादा खुला कर दिया जिससे टूथ स्ट्रक्चर काफ़ी लॉस हो गया। और अगर जब हम इसको क्राउन देंगे तो हमें क्राउन कटिंग करने के लिए टूथ स्ट्रक्चर बचा ही नहीं है, तो दिस टूथ विल बी प्रोन टू फ्रैक्चर। Perforation at the cervical area caused by failure to recognize that the premolar has tilted to the distal। एक्सरे लेना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारे पास एक्सरे नहीं है तो हमें मालूम नहीं होगा कि रूट कहाँ टिल्टेड है, कैसी है, तो हम वो गलती कर सकते हैं। फेलियर टू लोकेट द थर्ड कैनाल ऑफ द मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर 6% ऑफ द टाइम। कई बार
जो रूट कैनाल्स होती हैं वो एनाटमी अलग होती है कि इनमें जैसे हम प्रीमोलर की बात करें अपर मैक्सिलरी प्रीमोलर की, तो उनमें 2 रूट्स होती हैं, लेकिन इन सम केसेस देयर आर 3 रूट्स। तो अगर हम उसे ना ढूंढें तो वो भी एक फेलियर माना जाएगा। आज के ज़माने में जहाँ पे इतने सारे गैजेट्स हैं, लाइक एपेक्स लोकेटर है, RVG है, एक्सरेज हैं, CBCT है, वहाँ पे भी अगर हम बोलें कि हमसे प्रॉपर रूट कैनाल नहीं हो रहा है, हमारी कैनाल मिस हो रही है, तो वो बात सही नहीं होगी, बिकॉज वी आर नॉट लिविंग इन डार्क एज जहाँ पे हमें ऐसा कुछ करना पड़ रहा है। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, तो हमें उन चीज़ों का, रिसोर्सेज का यूज़ करके एक प्रॉपर काम करना चाहिए ताकि उसके रिजल्ट अच्छे आएँ। बात करते हैं मोलर्स की। ये अपर मोलर है, ये लोअर मोलर है। इसकी शेप देख लीजिए, अब इस तरह की होगी, लोअर मोलर में इस तरह की होगी, ट्रेपेजॉइडल शेप। अपर की बात करें तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पॉइंट ऑफ एंट्री मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट सेंटर से, तो पॉइंट ऑफ एंट्री ये रहा। MB1 इज लोकेटेड अंडर द बक्कल कस्प टिप, ठीक है, ये आपको बक्कल कस्प टिप के नीचे मिल जाएगी। MB2 इज लोकेटेड मीजियल एंड पैलेटल टू MB1 एट द एंड ऑफ कॉमा टेल, ये आपको इसके नीचे ही मिलेगी। पैलेटल आपको इजीली मिल जाएगी और डिस्टल पे आपको इजीली मिल ही जाएगी। ये देखिए यहाँ पे MB1 MB2, ये आ गई आपकी पैलेटल एंड ये आ गई आपकी डिस्टल। ये फर्स्ट मैक्सिलरी मोलर है। उसके बाद बात करेंगे लोअर की, तो लोअर इजी होता है एज कम्पेयर टू अपर मैक्सिलरी। ये मीजोबक्कल है, मीजोलिंगुअल है, ये डिस्टल है। पॉइंट ऑफ एंट्री हमारा यही रहेगा। डिस्टल जो है लोअर के केस में ये सिंगल कैनाल बड़ी वाली भी हो सकती है और 2 छोटी कैनाल्स भी हो सकते हैं। एरर क्या होगा, ये इज अंडर एक्सटेंडेड एसएस का, यहाँ हमें सिर्फ एक ही कैनाल दिख रही है, और ओवर एक्सटेंडेड यहाँ पे हमें ये दिख रही है, साथ में हमने ओवर एक्सटेंड कर दिया, उसको ज़्यादा डैमेज कर दिया। परफोरेशन इन द फर्केशन एरिया, जो कि सबसे ही खतरनाक है। एक बारी परफोरेशन हो गई फर्केशन एरिया में, टूथ कांट बी सेव्ड। फेलियर टू लोकेट ऑल द कैनाल्स, ये भी बहुत कॉमन है। तो कैनाल्स सारी लोकेट करनी है, एक्स लीजिए, RVG ले लीजिए, उनको मीजियल शिफ्ट में लीजिए, डिजिटल शिफ्ट में लीजिए, लेकिन लोकेट कीजिए कि कोई भी कैनाल मिस ना हो। क्राउन परफोरेशन, रूट परफोरेशन, ये सारी बहुत कॉमन है। अगर हम ओवर एस्टिमेशन करेंगे, जोर लगाएंगे, टैक्टाइल सेंसेशन को जो सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे अपने हाथों की, तो ये सब चीज़ें कॉमन है। तो क्राउन प्रिपरेशन एंड रूट परफोरेशन, अगर हम ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं, हम ज़्यादा जोर लगा देते हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट से सही ढंग से यूज़ नहीं करते हैं, तो ये चीज़ें कॉमनली हो जाती हैं। इसलिए जैसे जैसे आप काम करेंगे, आपके हाथों में टैक्टाइल सेंसेशन जो है वो डेवलप होगी। आपको जैसे आप फाइलिंग करेंगे, आपको फील होगा अपने हाथों में कि हाँ आप कहाँ टच कर रहे हैं, कैसा है, बिकॉज द ब्लाइंड प्रोसीजर, रूट कैनाल के अंदर आपको दिख नहीं रहा है। तो ऑल इन ऑल ये थोड़ा ब्लाइंड प्रोसीजर होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, टैक्टाइल सेंसेशन पे रिलाई करें अपने और ढंग से काम करें। एक्सियम्स ऑफ पल्प, the 2 orifices of the maxillary first premolar are further to the buccal. The orifices of the mesobuccal canals in molar are well up under the mesobuccal cusp and outline form should be widely extended to the cusp. वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, कि स्टार्ट हमेशा सेंटर से ही करना है और कैनाल्स मोस्टली कस्प के नीचे ही होती हैं। Palatal canal, the orifice of the palatal canal in maxillary molar is not too far to the lingual but is actually in the center of mesial half of the tooth. तो ये जो है ये mesial half में होगी the tooth में, ये आपको palatal canal मिल जाएगी। The orifice of the distobuccal canal in maxillary molar is not far to the distobuccal but it is actual buccal to the palatal orifice. तो पढ़ने से ही आपको समझ आ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक बार हम स्टार्ट कर देंगे सेंटर से, धीरे धीरे एक्सटेंड करेंगे तो एक एक करके हमें सभी कैनाल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। Orifice of the distal canal in mandibular molar is not too far to the distal but is actually in the exact center of the tooth. ये ज़रूर है एक पॉइंट टू बी नोटेड कि इन लोअर मोलर्स में जो डिस्टल कैनाल है वो बिल्कुल डिस्टल में नहीं मिलेगी आपको, ऑलमोस्ट ना मिडल में, मिडल से थोड़ा सा ही, अगर मिडल लाइन देख रहे हैं थोड़ा सा इधर आएंगे तो मिल जाएगी, बिकॉज इसकी जो रूट होती है वो कर्व्ड होती है मोस्टली। द ऑरिफिस ऑफ द मेसोलिंगुअल कैनाल इज मैंडिबुलर मोलर इज नॉट टू फार। मेसोलिंगुअल की बात करें, इज टू नॉट, वो भी टू फार नहीं है,
The orifice of the mesolingual canal in mandibular molar is not too far to the mesolingual but is almost mesial to the distal orifice. तो ये भी आपको इजीली मिल जाएगी. इनफैक्ट मीजोबक्कल कैनाल आपको सबसे पहले मिल जाती है. Laws of pulp chamber. Law of centrality. The floor of the pulp chamber is always located in the center of the tooth at the level of CEG. Level of CEG center में होगा ये tooth के. Location of CEG, the distance from the external source of the clinical crown to the wall of the pulp chamber is the same throughout the circumference of the tooth at the level of CEG, making the CEG as the most consistent, repeatable landmark for locating the position of pulp chamber. Law of symmetry. Except for maxillary molars, canal orifices are equidistant from the line drawn in a mesodistal direction through the center of the pulp chamber. अगर ये लाइन है mesodistal तो इसके आसपास ही होंगी. Second law of symmetry जो है वो कहता है except for the maxillary molars, canal orifice lies on a line perpendicular to a line drawn in a mesodistal direction across the center of the pulp chamber floor. Law of color change. The pulp chamber floor is always darker in color than the wall. तो आपको जैसे आप पहुंचेंगे नीचे तो कलर डार्क कलर मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप पल्पल फ्लोर पे हैं. First law of orifice location. The orifices of the root canal are always located at the junction of the wall and the floor. Second law of orifice location. The orifices of the root canals are always located at the angles in the floor wall junction. एंगल पे ही मिल जाएगा आपको. Third law of orifice location. The orifices of the root canal are always located at the terminus of the roots development fusion lines. तो ये है, आप देख सकते हैं exactly ये लोअर मोलर है, ये मीजियल बी है, मीजोबक्कल, ये मीजोलिंगुअल है, ये डिस्टल कैनाल है जो कि लार्ज एक सिंगल कैनाल है. कई बार ये दो भी होते हैं. So with this I am signing off. This is Dr. Chandar from Dr. Chandar Dental Studio and see you tomorrow.